नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों कल था 1 जुलाई और कल जो है आपका CHSL का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन क्या आए, कहाँ से आए, आप सबको पता होगा। तो 2 शिफ्ट का हमने एनालिसिस कराया था। बाद बाकी के जो शिफ्ट होते हैं हम अगले दिन आपको एनालिसिस करा दिया करूँगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहता है। ड्यूटी संभालना, घर संभालना, आपको पढ़ाना, एनालिसिस कराना, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो कल की 2 शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए आप इस वीडियो में देखेंगे। अधिकांश प्रश्न है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट है। जिनको भी एग्जाम देना है एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैं आपको अपने एक्स्ट्रा फैक्ट के दम पे बता दिया हूँ। 8 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप नियमित बने रहे तो। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो बाद में कि अगर आप ये पोथी पढ़े हैं, ये वाला जो आपका ई बुक है जो टुडे एग्जाम का, अगर आपने इसे पढ़ा होगा, आधा भी कोई बंदा पढ़ लिया होगा तो उनको एक अलग वाइब्स मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं विशेष बातें को स्किप करते हुए। ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको चाहिए तो ये आप इस पर जो है व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ही इन व्हाट्सअप जो है आपका कॉन्टैक्ट का लिंक दिया गया है। लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप मैसेज के जरिए ई बुक तक पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं फिर से बता दूँ, किसी भी पेड क्लास पे भारी पढ़ता आया है, पढ़ेगा और पढ़ती रहेगी। तो जिन बच्चे को पढ़ने वाला है, कंटेंट की जिनको परख है, उनको जरूर समझ में आ गया। अब तक तो पूरे हल्ला हो गया है जी। 4 एग्जाम झेले इन्होंने। चलिए, एक्सरे रेडिएशन का खोज किसने किया, क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम रॉयंटजन ने किया था। इनके नाम पे जैसा कि आपने नोवेलियम धातु का नाम सुना होगा कि अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पे रखा गया है ना, नोवेलियम। मेंडेलियम मेंडेलीव के नाम पे, उसी प्रकार से रॉयंटजन के नाम पे है ना रॉयंटजेनियम रखा गया है, जिसकी परमाणु क्रमांक 111 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लपक के आते हैं, ध्यान रखिएगा। रॉयंटेजियम का परमाणु क्रमांक याद रखिए 111। ये किनके नाम पे, रॉयंटजन के नाम पे, जिन्होंने क्या किया था, एक्सरे का खोज किया था। एक्सरे का हमारे ज़िंदगी में मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी है और निगेटिव इफेक्ट भी है। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो है हम चिकित्सा में यूज करते हैं, है ना। इनके अलावा आवर्त सारणी की खोज किसने करा था, तो मेंडेलीव साहब ने करा था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग आज यूज करते हैं, है ना, 7/18 वाला, ये हमारा मोस्ले साहब का प्रिंट है। जो मेंडेलीव साहब का था वो 7/9 आवर्त और वर्ग वाला था, यानी 7 आवर्त 9 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम यूज करते हैं उसमें 7 आवर्त तो हैं लेकिन 18 वर्ग है। देखिए, आवर्त सारणी से क्या कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोज करता, तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में मोस्ले होगा, ऑप्शन में मेंडेलीव ही होगा, क्योंकि इनका भी विचारधारा आधुनिक आवर्त सारणी से ही मिलता था और एसएससी ने इसे आंसर भी माना है। ठीक है। इसके अलावा 7/9 इसमें, 7/18 इसमें, समझ गए। ये आपका परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था। ये जो है मोस्ले वाला, ये आपका परमाणु क्रमांक पे आधारित है। इसमें सभी अलग अलग तत्वों को अलग अलग रखे जाने की व्यवस्था, प्रबंध में जो है कहीं ना कहीं कटौती थी। जो आधुनिक मोस्ले वाला आवर्त सारणी है, इसमें आप देखेंगे कि अक्रिय गैस को एक साथ रखा गया है ना, अल्कलाइन मेटल को एक साथ रखा गया है, संक्रमणीय धातु को एक साथ रखा गया, यानी वेल डिजाइंड किया गया है। बढ़िया है पढ़ने के दृष्टि से। एक क्वेश्चन और आता है कि जो लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड तत्व है, जो आपके आवर्त सारणी के नीचे 2 लाइन ऐसा बना रहता है, लेंथेनाइड एक्टियोनाइड, तो इन तत्वों में जो है कितने कितने मतलब पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, तो आप कहोगे 15 होते हैं, लेकिन अगर आप नीचे से गिनोगे तो 14 ही होगा, है ना। लेकिन आप ऊपर में सेम कलर से डिजाइन किया गया रहता है, उसको भी पकड़ना होता है, तो 15 अगर ऑप्शन में है, तो अगर 13 14 ऑप्शन में है तो 14 टिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डेवलप्ड करना पड़ेगा अपने इस दिमाग को कि कब कैसा पूछे तो कैसा आंसर देना है मुझे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अष्टक का नियम न्यूलैंडस महोदय ने दिया था। अच्छा, आवर्त सारणी से कुछ बात जब की है तो सबसे इनर्ट गैस आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। अक्रिय गैस जो होती है आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नोबेल गैस भी कहते हैं इसे। तो जो अक्रिय गैस है ये सबसे लास्ट में रखा गया है 18वां वर्ग में। 17 में आपका हेलोजन को रखा गया है। 16 को हम केल्कोजेन कहते हैं, है ना, या फिर ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। 3 से 12 जो ग्रुप है उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं, इसमें धात्विक गुण पाया जाता है। 1 और 2 जो है ये आपका अल्कलाइन मेटल होता है, जिसमें 2 को स्पेशली क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, AEM कहते हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है भाई, AEM यानी अल्कलाइन आपका अर्थ मेटल कहते हैं 2 को। ठीक है, जो ग्रुप 2 में तत्व रखे गए होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड है उसे F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ध्यान रखिए।
अष्टक का नियम कौन दिए थे? न्यूलैंडस महोदय ने दिए थे। और अष्टक का नियम कहाँ तक लागू होता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है तो आप बताएंगे कैल्शियम तक। यह अष्टक का नियम क्या था कि भाई 8 गो धातु है तो पहला और 8वां का जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, वो मैक्सिमम मैच करेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो ये दो आदमी के योगदान से गोल्डस्टीन भी हो जाएगा, है ना, जैसे आइंस्टीन वैसे गोल्डस्टीन, है ना। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। भाई याद रखने की पर्पज से नाम को जो है उच्चारण किया हूँ, बाद बाकी एक ही आदमी नहीं है कि दोनों खोज दिया। आइंस्टीन साहब सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² दिया था, है ना, तो ये अलग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बोलेंगे सर आप यहीं पे बोले थे तो हम दोनों में से दोनों कोई दिखा मार दिए, ऐसा नहीं है ना। रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन आपका प्रोटॉन। इसके हम लोग याद रखे थे बचपन में, ईंट पर नाच। ईंट पर माने ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन हो गया, पर माने प्रोटॉन रदरफोर्ड हो गया, है ना। नाच न्यूट्रॉन चैडविक हो गया, ईंट पर नाच, है ना। पॉजिट्रॉन की खोज कौन है? ये एंडरसन साहब ने किए हैं, एंडरसन साहब। परमाणु शब्द का प्रयोग अगर सबसे पहले कहेगा, अच्छे अच्छे बच्चे जो है दांत खींच जाएंगे भाई, और सबसे पहले डाल्टन को आंसर लगा देगा, गलती हो जाएगा। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई इकोलॉजी शब्द को गढ़ा कौन? तो हैकेल महोदय ने। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रयोग या फिर इस प्रकार के पूरे टर्म दिए वो टॉन्सले महोदय ने, है ना। तो अलग अलग बातें हो जाती है। तो परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेमोक्रिटस, इस प्रकार का इनका नाम है, इन्होंने किया था। और जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज करी और उस पर काम करी। फिर बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई परमाणु जो है ये अविभाज्य है, यानी इसे खंडित नहीं किया जा सकता है। बाद में और भी सुरवीर हुए, जैसे कि अभी आपने देखा थॉमसन साहब हुए, रदरफोर्ड हुए, चैडविक हुए, जिन्होंने इनको 3 अलग अलग पार्ट की खोज करी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपके निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई सा भी चार्ज नहीं होता है ना। इनके अलावा एक चीज़ और आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी तत्व के कहाँ पे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का काम है क्या? कक्षा में चक्कर लगाना, वो भी एक दिशा में चक्कर नहीं लगाता है, ये भी एक सिद्धांत को जो है खंडित कर देगा नहीं तो, है ना। ये विपरीत चक्कर लगाता है, कोई इधर कोई उधर, है ना। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्र होते हैं, वहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई साहब रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को आप परमाणु द्रव्यमान कहते हो, ठीक है, और खाली प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हो। इतनी बात समझ में तो आ ही गई होगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इतने केमिस्ट्री पढ़ ही लिए, फिजिक्स पढ़ ही लिए, तो थोड़ा सा मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना बगल वाले हल्ला ज़रूर करेंगे। चलिए कोई नहीं। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं जो परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका K है और ये L है, तो K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो K का आपका, ये न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, तो K हो गया 1, L हो गया आपका 2, M हो गया आपका 3, N हो गया आपका 4। ये कक्षा की संख्या की मैं लिख रहा हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 गुने कक्षा के संख्या का वर्ग। तो K का मतलब K का वैल्यू कितना? 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी K वाले में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर L कक्षा में यानी दूसरी कक्षा की कोई बात करेगा तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी कक्षा का कोई बात करेगा तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 18 गो इलेक्ट्रॉन होगा। चौथी कक्षा का कोई बात करेगा तो 2 गुने 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 गो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, है ना। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल साहब ने किया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। और एक रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, ये भी पूछा जाता। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि साहब हैं। सभी दिन बताते हैं जो भरतनाट्यम नृत्य है वो नाट्य शास्त्र और आपका अभिनय दर्पण के ऊपर मतलब आधारित है। अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर है, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। भरतनाट्यम नृत्य यहीं से उद्गत है। उत्तर रामायण के लेखक कौन है? भौवती है। रामायण के कई सारे पार्ट हैं भाई, रामचरितमानस के अलग लेखक हैं, रामायण के अलग हैं। वो तमिल रामायण भी आपसे पूछा जाता है ना। तमिल रामायण के लेखक जो है ये आपके कंबन साहब है ना, कंबन साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कंबन साहब को। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास साहब हैं, अभिज्ञान शकुंतलम। गीत गोविंदम के लेखक जयदेव हैं। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। बुद्ध चरित्र
के लेखक अश्व घोष है। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के फाउंडर भी हैं। इनके अलावा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर भी हैं। संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के फाउंडर भी हैं। राष्ट्र गौफ्तर ये गुजराती पत्रिका के लेखक दादा भाई नौरोजी, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में पहली बार सेलेक्ट हुए थे, धन के अपवहन का सिद्धांत दिए थे, कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता किए थे। ये सब दादा भाई नौरोजी है। 1866 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किए थे। गीता रहस्य केसरी मराठा ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तकों में से है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ये जो केसरी है इसका लैंग्वेज क्या था। देखिए केसरी हिंदी शब्द लग रहा है लेकिन ये अंग्रेजी में लिखा गया था, और जो मराठा है माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, जो मराठा पत्रिका है ना वो अंग्रेजी में लिखा गया था, ठीक है। जो मराठा है ये अंग्रेजी में लिखा गया था, तो आपको क्या लगे कि मराठी में है, नहीं, ये अंग्रेजी में लिखा गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक साहब हैं इन्होंने ही महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव जो है शुरू किया थे। कौन से बात कहाँ छप जाए कोई दिक्कत मतलब ये प्रेडिक्ट नहीं है भैया, तो आराम से सुनिएगा। कुछ भी एग्जाम में पूछता है आजकल, है ना। कल केसरी पिक्चर का गीत पूछ दिया था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, है ना। मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक भगत सिंह है। भगत सिंह का जो जन्म स्थली है उनसे भी क्वेश्चन आता है। बंगा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। भगत सिंह साहब जो है एचआरए से जुड़े रहे थे। हसरा का नामकरण इन्होंने ही किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह साहब असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। तो ये कुछ एक बातें जो है भगत सिंह साहब से जरूर याद रखेंगे, आपको काम आता रहेगा। कैप्टन शिवा चौहान, मुझे पता था ठाकुर नहीं होगा जी, चौहान होगा ये। शिवा चौहान नहीं है, ठाकुर नहीं, चौहान होगा ये, ठीक है। तो जो कैप्टन शिवा है ये आपको तैनात हुई थी कहाँ, सियाचिन में, है ना। और ये मैं ये बुक में भी पढ़ा रखा है क्योंकि पता है ये पूछेगा, क्योंकि सियाचिन से जब ये पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र जो होता है सियाचिन ग्लेशियर, है ना, तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता भाई, तो ये आपका सियाचिन हो जाएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य महिला न्यायाधीश पहली, है ना, तो ये रितु बहरी अभी हाल में ही बनी थी। सीआईएसएफ में प्रथम महिला डीजी नीना सिंह। देखिए नीना नाम का आदमी जो है काफ़ी नाम करते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं तो नीना गुप्ता का आपने नाम सुना होगा, कई अवार्ड जीते हैं, है ना। तो नीना सिंह है यहाँ पे। सीआईएसएफ जो होता है आपका, है ना, सीआईएसएफ, अभी आपने कंगना रानावत वाला वो देखा होगा एयरपोर्ट पे, शायद इसी बल की महिला थी वो। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम महिला पीटी उषा, है ना, अभी वर्तमान भी हैं। इनके अलावा रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा मैडम। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच मैडम। नौसेना की प्रथम महिला पायलट शिवांगी जोशी मैडम। वीरता पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा मैडम। सीआईएसआर की पहली महिला निदेशक नल्ला थलाई कलाई सेल्वी मैडम। इसके अलावा जो आपका चंद्रयान 3 है उनके जो मेन डायरेक्टर थे रितु कड़ीघल, इनको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत मैडम। ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल मैडम। और इसके अलावा लद्दाख में पहली महिला अफसर गीता राणा मैडम। तो ये कुछ जो हैं हमारे देश की, है ना, बेटियां जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी तो आप जॉर्जिया मेलोनी को जानते ही होंगे। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं, ये 5 से 11 हैं। ये नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, ये चारों को बराबर करके रखिएगा। अभी पंचायत का समय नहीं आया है, भले पंचायत 3 रिलीज हो गया है लेकिन अभी एग्जाम में पंचायत दिख नहीं रहा है, लेकिन जब पंचायत दिखेगा ना तो नगर पालिका और पंचायत काफ़ी दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए पंचायत के बारे में सारा डिटेल पहले ही बता दिया मैंने। 1959 से स्टार्ट हुआ था। अरे ये पंचायत जीतू भैया वाला नहीं, अपना पंचायत भाई, 1959 से स्टार्ट हुआ था। बलवंत मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली समिति, ये तीनों जो है पंचायत पे काम किए थे। पंचायत में 73वां संविधान संशोधन 1992 होती है, लेकिन यह लागू 1993 में होती है, वो भी 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायत से संबंधित भाग 9 है और अनुसूची 11 है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। अनुसूची 11 में 29 विषय है पंचायत से संबंधित। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। एंट्री का
एज 21 वर्ष का होता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात जरूर ध्यान रखेंगे पंचायत वाला। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो नागरिकता 5 से 11, नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है जो एकल प्रकार के हैं इंडिया में, और इसे भाग 2 में रखा गया है। इनके अलावा भाग 3 में ये मौलिक अधिकार रखा गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये 12 से 35 आर्टिकल को कवर करता है। भाग 4 में डीपीएसपी 36 से 51 के बीच में वर्णित है। इसका उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी बनाना है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 5 संघ से संबंधित है, 52 से 151 तक के आर्टिकल को कवर करता है। भाग 6 राज्य से संबंधित है, 152 से 237 आर्टिकल को कवर करता है। भाग 8 भी जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन। देखिए भाग 8 जो है ये यूटी को कवर करता है, यूटी से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। भाग 9 ग्राम पंचायत से संबंधित है। किसी वस्तु को मांग गिरने पर उसका मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मांग और पूर्ति का नियम हम एक बार बताए हैं जी, और किस वस्तु पे नहीं लागू होता है ये भी बताए हैं। तो घट जाएगा। अगर कोई चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना भाई, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस अगर डिमांड घट गया है ना, तो खेला क्या है, खेला है डिमांड का, खेला है डिमांड का। प्राइस अपने आप छेड़छाड़ नहीं होती। डिमांड अप प्राइस अप, डिमांड डाउन प्राइस डाउन। ठीक है मेरे भाई, है ना। इसके अलावा जो है, एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया। ठीक है मेरे भाई, उल्टा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर वस्तु की प्राइस घट जाती है, उल्टा अगर दूसरे एंगल से सोचे तो डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, प्राइस घटी डिमांड बढ़ी, है ना। प्राइस बढ़ी डिमांड घटी। अगर डिमांड को लेके चलेंगे, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस घटा होगा, है ना। डिमांड घट रहा है तो प्राइस बढ़ा होगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा मांग और वस्तु पे मांग का नियम वाली बात से। ये लाइन से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछा है कि किसी वस्तु को मांग गिरने पर उसका मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक सेकेंड, किसी वस्तु के मांग गिरने पे, डिमांड गिर गया है तो उसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मांग का नियम एडम स्मिथ ने दिया था, है ना। मांग और पूर्ति का नियम अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये दोनों अलग अलग है और अलग अलग ईस्वी में दिए हैं। एडम स्मिथ को आप जो है अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, और एक किताब लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक किताब भी लिखे हैं। किसी पूरक वस्तुओं में यदि एक का डिमांड घटती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है। इसको समझ लेंगे तो पहले वाला सभी स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरक वस्तु क्या होता है, जो दोनों साथ में काम करे। जैसे आपको पेट्रोल और मोटरसाइकिल का मैं उदाहरण देता हूँ। पेट्रोल और मोटरसाइकिल का उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल की प्राइस आसमान को छू लिया तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप घट जाएगी। ठीक है, अगर मोटरसाइकिल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोग मोटरसाइकिल कम लेगा, और मोटरसाइकिल ना रहेगा तो पेट्रोल कहाँ से यूज करोगे। अब कोई बच्चे ट्रक में यूज करेंगे, कार में यूज करेंगे, वो दिमाग लगा लेगा। तो भाई मोटरसाइकिल को आप वाहन समझ लो, सभी वाहन समझ लो। ठीक है, तब समझ में आएगा कि भाई पूरक वस्तुएं में अगर एक का डिमांड बढ़ जाता है तो दूसरे का, है ना, मांग भी घट जाता है। दूसरे की डिमांड अगर घट जाती है तो पहले का भी घट जाती है, यानी दोनों साथ में यूज होता है ना। तो एक के बिना एक अधूरा है ना। मोटरसाइकिल है और पेट्रोल नहीं है तो कैसे चलेगा, और पेट्रोल है और ये वाहन नहीं है तो कहाँ पी के चलोगे, है ना। तो इस प्रकार से भैया, है ना। तो यहाँ से फिर से समझेंगे पूरक वस्तुएं क्या होती है। पूरक वस्तुएं एक मोटरसाइकिल है और एक पेट्रोल है। अगर मोटरसाइकिल की भाव बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी। एक को भाव बढ़ता है, दूसरे का डिमांड अपने आप घट जाता है। इसके अलावा मांग के नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है घटती है। इस प्रकार से ये जो मैं ऊपर बताया यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। गिफन वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिस पे मांग का नियम लागू नहीं होता, जैसे नमक वगैरह, इस पे मांग का नियम नहीं लागू होता है। अगर नमक की प्राइस बढ़ने लगेगा ना तो आज लोग ज़्यादा और खरीदने लगेंगे। ठीक है भाई। इनके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, धर्मपाल, है ना। इनके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल वंश के धर्मपाल थे। फर्गुसन कॉलेज जो महाराष्ट्र में, इनके फाउंडर में बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर मदन मोहन मालवीय साहब थे, BHU। देखिए BHU का ओरिजिन का फाउंडर कहीं ना कहीं एनी बेसेंट है, जिसे जो पहले केंद्रीय हिंदू विद्यालय के नाम से स्थापित किए गए थे 1898 में। बाद में 1916 में BHU बना था। तो जो BHU का मेन आधार है यही आपका केंद्रीय हिंदू विद्यालय
रहा है। तो अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर में मदन मोहन मालवीय का नाम न रहे ऑप्शन में तो एनी बेसेंट से काम चला लेंगे। महाराष्ट्र में बालिकाओं के लिए स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोली थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के स्थापना सर सैयद अहमद खान थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। करेवा का फॉर्मेशन किस हिमालय के द्वारा होता है, रिपीट किया गया, फेज 12 में भी आया था। ये हिमालय के पश्चिमी भाग या पंजाब हिमालय या फिर आप कश्मीर हिमालय कहिए या फिर आप हिमाचल हिमालय भी कह सकते हो इसको, तो इनके द्वारा ही निर्माण होता है, क्योंकि इस रेंज से आप पकड़ लोगे ये पीर पंजाल रेंज वाली जो हिमालय है वहाँ पे करेवा का जो है निर्माण होता है और ये इसमें जो है केसर इत्यादि की खेती की जाती है। हिमालय के ऊंचे भाग पे पाए जाने वाले घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। हिमालय के मैदानी और शिवालिक के बीच के क्षेत्र को दून कहते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी दून देहरादून है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, सतलज से काली, फिर काली से तीस्ता आपका नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग आपका असम हिमालय। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पीक जो है ये नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो आपका नेपाल हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट जो दुनिया में भी सबसे ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इसके अलावा हिमालय के सबसे दक्षिणी पार्ट को आप शिवालिक कहते हैं और ये हिमालय का सबसे लेटेस्ट निर्मित पार्ट है, सबसे नवीन पार्ट है। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है। हिमालय के जगह पे पहले टेथीज सागर हुआ करता था जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल के सेंटर सर्कल की अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। आधा बच्चे नहीं समझ पाए, देखिए इमेज के साथ मैं PDF दिया हूँ, इमेज के साथ ई बुक में आपको दिखेंगे, ठीक है भाई। और उसमें समझाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं। ये देखिए ये वाली जो सेंटर है, पहले मैदान को आधे आधे पार्ट में बांटे और यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसे आप सेंटर स्पॉट कहते हैं, है ना, सेंटर सर्किल भी कह देते हो। तो ये वाली जो रेडियस है ये दोनों मिलाएंगे तो 18.3 होगा, तो ये 9.15 होगा। यहाँ पे देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए 9.15 मीटर या 10 यार्ड, ये वाली दूरी की बात हो रही है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब फुटबॉल से क्या क्या मानक आपके एग्जाम में आते हैं मैं यहाँ पे बात कर लूँगा, फिलहाल इसका आंसर देख के समझ लीजिए। फुटबॉल की सेंटर सर्कल की अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो 9.15 मीटर या 10 यार्ड होता है, ठीक है। यार्ड और मीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आप क्रिकेट के पिच से अनुमान लगा सकते हो 20.12 मीटर को 22 यार्ड कहते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 90 मिनट की खेल होती है, 45 मिनट के 2 हाफ में खेले जाते हैं। फुटबॉल खेल में के साथी निकाय, साथी नहीं भाई सासी निकाय जो है अधिकृत बॉडी जो है ये फीफा है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक के अंदर है ना, ज्यूरिक। इसके अलावा फीफा 2022 ये कतर में हुआ था, अर्जेंटीना विजयी रहा था फ्रांस को हरा के, और 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी। फीफा महिला 2023 ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। फुटबॉल के जो मैदान है इसमें आपका 90 से 120 मीटर की लंबाई हो सकती है, एकदम फिक्स नहीं रहता। फुटबॉल खेल में मैदान की चौड़ाई 45 से 90 मीटर के बीच हो सकती है, लेकिन जो सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप होता है इसमें फिक्स रखा गया है 105 लंबाई और 68 चौड़ाई। तो यहाँ भी आंसर वेरी करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पूछा जाता है कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लेन और विश्व तैराकी चैंपियनशिप में स्विमिंग पूल की लेन, तो वहाँ पे भी 8-10 हो जाता है, तो वहाँ भी आंसर वेरी करता है। यहाँ भी आंसर वेरी करता है लंबाई चौड़ाई को लेके फुटबॉल के मैदान में। 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर, इसको 7.32 मीटर, और गोल पिस्ट की बीच की गुराई 2.44 मीटर। इसको क्या करेंगे, ये तिगुना हो जाता है। जो गोल पिस्ट की बीच की गहराई है वो 2 गोल पिस्ट की बीच की दूरी के 1/3 होती है, या फिर 2 गोल पोस्ट की बीच की दूरी गोल पोस्ट के ऊंचाई की तिगुनी होती है। तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो, 2.44 को 3 से गुना करेंगे 7.32 ही होगा। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होता है। पिच की लंबाई 22 यार्ड या 20.12 मीटर होता है। पंपिंग किच की लंबाई 4 फुट होती है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे क्रिकेट, और हमने यहाँ पे फुटबॉल को अच्छे से आपका मानक जो डायामीटर है वो दिया है। इसके अलावा वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो पुरुष वाली होती है ना वो 2.43 मीटर होती है, और महिला वाली में 2.24 मीटर होती है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। यहाँ पे हमने 3 खेल का डिस्कस किया, तीनों खेल का लगभग सारा डाटा आपको दे दिया है। किस राज्य के लोकगीत को हम रागनी के तौर पर जानते हैं, हरियाणा। हरियाणा में एक लोक नृत्य होता है जिसे हम रागनी कहते हैं, रागनी। हरियाणा के अन्य नृत्य में लूर नृत्य आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इसीलिए इसे मोटा अक्षर में लिख दिए हैं। बाद बाकी आप अपने टॉपिक बैच यानी ई बुक का पेपर कटिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम चलेंगे डायरेक्ट हरियाणा के अंदर। हरियाणा में फाग नृत्य करेंगे, डैफ करेंगे, धमाल करेंगे, लूर नृत्य, गुग्गा, खोर, गगोर। देखिए कल एक आपका पूछा गया था, है ना, कल एक का आपका क्या पूछा गया था, अभी मुझे
याद नहीं आ रहा, हाँ लंगार नृत्य है ना, लंगवीर नृत्य है ना, लंगवीर नृत्य। आप देखेंगे कि हमने 30 जून को जो आपका ये होता है ना कम्युनिटी पोस्ट, उसमें एक इमेज पोस्ट किया है, उसके ऊपर ये लिखा है लंगवीर नृत्य उत्तराखंड। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे भी हो जाता है। चाहिए ई बुक का ही ये सब। चलिए, पंडवानी लोक गायन छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तीजन बाई, उषा बारले, ये सब पूछे जाते हैं। भटियाली लोकगीत ये पूछा भी गया था, पश्चिम बंगाल। बिरहा, सोहर, फाग है ना, ये सब आपके बिहार में गाए जाते हैं। बारामासा भी गाया जाता है बिहार में। कजरी लोक नृत्य, ये लोक गायन, ये उत्तर प्रदेश लोक नृत्य भी, तो ये उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, अगर दोनों है तो दोनों होगा, अगर दोनों में से एक चुनना है तो उत्तर प्रदेश बेस्ट रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अभंग महाराष्ट्र में गाया जाता है, अभंग, अभंग है ना। इनके अलावा मायाधर रौत का संबंध, तो ये ओडिसी से है मायाधर रौत का संबंध। मायाधर रौत का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए, मायाधर रौत को पद्मश्री 2010 में मिला है, यहाँ पे आराम से टॉपिक वाइज में लिखा गया आपकी बुक में। तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भैया ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी के अन्य कलाकार में आएंगे यहाँ पे ओडिसी में, तो कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, केलूचरण महापात्रा, माधवी मुदगल है ना, प्रियंवदा मोहंती, डीएन पटनायक, इलियाना सिस्टारिस्टी, ये विदेशी मूल के हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलियाना डिक्रूज को तो सभी याद रखते हो है ना, इनको भी ध्यान रखो थोड़ा सा है ना। तो ये आपका हो जाएगा भाई है ना। किरण सहगल भी इस ओडिसी में आ जाते हैं, सुजाता मोहपात्रा भी आ जाते हैं। तो ये ओडिसी का है। ओडिसी नृत्य के बारे में बाद बाकी बता ही दिया था। उदयगिरी के केव में इसके प्रमाण मिलेंगे, देवदासी निर्मित मिलेंगे, इसमें भगवान जगन्नाथ या कृष्ण की पूजा की जाती है, ये सब। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा, अगर ऑप्शन में जिंदगरहा नहीं है तो 110% महादेव की पहाड़ी नहीं हो तो झारखंड में चला जाएगा, महेंद्रगिरी ऑप्शन में होगा है ना। अगर भाई जिंदगरहा नहीं होगा ऑप्शन में तो महेंद्रगिरी होगा ऑप्शन में। अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं है तो देवमाली ऑप्शन में होगा। बताइएगा इन तीनों में से कौन सा था। अगर ये तीनों है तो जिंदगरहा सबसे टॉप है। जिंदगरहा जो है ये आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में स्थित है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है और उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो पूर्वी घाट के ये 3 सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिंदगरहा, देवमाली और महेंद्रगिरी। 1, 2, 3 पे आएंगे ऊंचाई के अनुसार। इनके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी या इलायची पहाड़ी, ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी दर्जा 1986 में दिया गया था। और इंडिया में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। गारो खासी जयंतिया पर्वतमाला भी है, जनजाति भी है, कहाँ की? मेघालय की। कार्बी ओंगलोंग पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा बंधु? असम में देखने को मिलेगा। बराबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित कहाँ पे? बिहार में है। भारत का पूर्ण रूप से अपनी ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। हाइट कितनी है? 85-86 मीटर। वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम 2 या आपका गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट जो है 86-11 मीटर है। तो ऊपर से 3 हाइट माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा का जरूर याद रखिए। गणगौर फेस्टिवल किस राज्य से है? राजस्थान से। गणगौर राजस्थान में जो है आपका है ना फागुन महीने में स्टार्ट होती है और लगभग 17 से 18 दिन चलती है। कहीं कहीं 17 दिन, कहीं कहीं 18 दिन, तो इनमें भी फिक्स नहीं है, आंसर वेरी करता है। अगर 17-18 दोनों है तो मैक्सिमम 18 होता है, तो 18 मारिए आप आंसर। ठीक है, गणगौर जो है ये राजस्थान में है ना। गणगौर के अवसर पे घूमर नृत्य की जाती है, जो गोल चक्कर में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य है घूमर नृत्य। ठीक है, इसके अलावा जो ये घूमर नृत्य है इसकी प्रचलन सबसे पहले भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा देवी सरस्वती की आराधना करने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसमें देवी गौरी की भी पूजा होती है। राजस्थान के अन्य नृत्य में कलबेलिया को आएंगे, इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहते हैं। हम पेपर कटिंग में सीधे हम चलेंगे राजस्थान के पास। स्वांग होता है 13 ताली घूमर महिला, सुइसनी, कलबेलिया, चरी नृत्य महिला के द्वारा राजस्थान में। गणगौर फेस्टिवल, झूलन लीला, झूमा, गोपाल, पनिहारी, गिनाद, कच्ची गोरी। अब चलते हैं बाद बाकी तो आप पढ़ें। ये देखिए लंगवीर नृत्य पुरुषों के द्वारा, जो कल आपके आए थे उत्तराखंड वाला। इनके अलावा महाराष्ट्र राज्य में प्रमोशनल विकलांगों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया? जो प्रमोशन होते हैं सरकारी महकमे में, तो जो दिव्यांग व्यक्ति है महाराष्ट्र ने उनको कितने अतिरिक्त प्रमोशन देने की बात करी है? तो 4%। 106वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की जाएगी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में? तो 1/3 यानी 33%। 104वां संविधान
संशोधन जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की प्रथा को भी समाप्त किया गया। साथ ही साथ जो ST कैंडिडेट है उनके आरक्षण की सीमा को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो 10 वर्षों के लिए। नारी को नमन योजना यह हिमाचल प्रदेश में चलती है, तो सरकारी बसों के ट्रैवल में कितने प्रतिशत की रियायत दी गई, तो 50% की। बिहार में महिलाओं को पंचायत में कितने प्रतिशत का आरक्षण है दादा, तो 50%। ये कुछ प्रतिशत वाला बात है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्मदेय क्या होता था भाई, ब्रह्मदेय के पढ़ाया हो ना, ब्रह्मदेय अग्रहर पोलज खंडर परती चाचर, है ना, सब पढ़ाया हूँ। तो ये जो ब्रह्मदेय है ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, लेकिन उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इस पे नो टैक्स नो पूछताछ, एक बार दे दिया खत्म, ठीक है। तो ब्रह्मदेय ऐसा भूमि हुआ करता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, अग्रहार, लेकिन इससे मतलब रहता था, इसको जो है टोटली फुल उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है। जो आपका ब्रह्मदेय होता था, इसका नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्मादेय, है ना, मतलब दे दिया, है ना, मतलब मुझे अब कोई मतलब नहीं, आप यूज कीजिए। और जो अग्रहार होता था ना, इससे मतलब हुआ करता था देनों के बाद भी। इसके अलावा चोल काल में प्रबंधन हेतु भूमि को अलग रखी गई जो भूमि होता था उसे साला भोग कहा जाता। तो प्रबंध मैनेजमेंट के लिए जो भूमि रखा जाता था उसे क्या कहते थे, साला भोग कहते थे। गांव घर में पहले देखे होंगे, आज न पंडाल छठ से बन जा रहा है, पहले गांव घर में बाराती आता था तो स्कूल खेरे में रुकता था। जो गांव में पंचायत सामुदायिक भवन होते थे वहां रुकते थे। मैंने भी कितनी बार बाराती गया और वहीं रहा है, ठीक है भाई। तो उसी प्रकार की जो चोल काल में व्यवस्था होती थी, किसी चीज को मैनेज करने के लिए जो जगह आवंटित किया जाता था उसे साला भोग कहा जाता था, ठीक है। अकबर के काल में भूमि व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, पोलाज, परती, चाचर, बंजर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बलात् श्रम पे निषेध पूछा है, आर्टिकल 23 होगा। आर्टिकल 23 और 24 ये दो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 बोलता है कि भाई किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, यानी बलात् श्रम पे निषेध, और 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। एक आपसे पूछा है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर मोबाइल, मोबाइल को आप बिना वायर के किस से इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, तो वाईफाई। हमारे ख्याल में वाईफाई बताइएगा, आंसर में था कि नहीं। वाईफाई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी होता है। ब्लूटूथ के माध्यम से आप वायरलेस डाटा को ट्रांसफर करते हैं, न कि इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। आईपी जो होता है मोबाइल में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ कुछ भी देखते हो तो आपके आईपी में सारा चीज़ जो है ये रिकॉर्ड रखता है कि आपने क्या क्या किया है। तो जो आईपी होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है। इनके अलावा एक और मैंने बताया था कि जो वीडियो कॉल होता है वो किसके माध्यम से होता है, क्योंकि ये भी सीजीएल ने पास्ट में पूछा है। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी कहाँ स्थित है, अभी हमने ऊपर व्याख्या कर ही लिया था। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है, हो सकता है दोनों में से कोई एक पूछा गया है, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ ऐसा लिखा है कि एक राज्य का पहाड़ी का नाम पूछा था। अब कौन सा पहाड़ी है, हो सकता है महादेव पहाड़ी हो, है ना, महादेव पहाड़ी हो, है ना, महादेव पहाड़ी। राजहरा पहाड़ी पूछा जा सकता है, राजहरा ये छत्तीसगढ़ में है, महादेव झारखंड में। बताइएगा कि जो है सॉरी महादेव झारखंड में नहीं होगा, ये तो आपका सतपुरा रेंज का हो जाएगा, तो ये भी एमपी में हो जाएगा। इसके अलावा अमरकंटक भी एमपी में हो जाएगा। इसके अलावा पारसनाथ ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, पारसनाथ झारखंड में है, ठीक है। इसके अलावा गुरु शिखर वो पहाड़ी है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये राजस्थान में है। अन्नपूर्णा पहाड़ी है, ये आपका महाराष्ट्र में है। बताइएगा जितना नाम लिया उसमें आया कि नहीं आया, 100% आ ही गया होगा लगभग, जैसा मुझे लग रहा है। देखिए पब्लिक सेक्टर कंपनी और ज्वाइंट सेक्टर कंपनी का मिलान दिया था। जैसे आपका पीएसयू कंपनी जो है, कई सारे आप जानते हैं जो बड़े बड़े कंपनी सेल भेल गेलो एनजीसी ये सब जो पीएसयू वगैरह में, और ज्वाइंट सेक्टर की कंपनी भी आपसे पूछा गया था। तो आपको वहाँ पे देखना था कि कौन से किस में आएगा और आपको मैच करना था। धन के अववहन सिद्धांत को किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। धन के अववहन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में कितनी बार अध्यक्ष था, 3 बार। ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। इंडियन एसोसिएशन 1866 लंदन में स्थापना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों ये थे आज का आपका एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हम मिलेंगे प्रथम सेट वाले एनालिसिस का, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और हमारे पेड ग्रुप में मिलते हैं। जो बच्चे को एसएससी का एग्जाम भविष्य में देना है, मैं तो कहूँगा कि आप ई बुक लीजिए, उनका टॉपिक वाइज और ई बुक वाला पोर्शन बढ़िया से कम 2 बार रगड़िए। आप अपने आप को अलग लेवल पाएंगे, और जो टेस्ट आप लगा रहे होंगे हाल फिलहाल में, उसमें भी आपकी मार्क जो है अलग ही सर चढ़ के बोलेगा। ये मैं प्रैक्टिकली तो अभी 4 एग्जाम देख चुका हूँ, आगे कितने एग्जाम इसके बल पे देखूंगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।